Assalamu alaikum. My name is Multiplexing, and in today's class we are going to start discussing about chapter number 3, which is a transport layer. Before that, we discussed application layer, and in application layer we talked about many different protocols and go in depth and do some practical works on that. So the goals of chapter number 3, which is a transport layer, are understand principle behind your transport layer services. Transport layer provides multiple services, and those services are multiplexing provide करता है, demultiplexing करता है, protocols की डेटा आपके जो भी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के चल रहे होते हैं उनको मल्टीप्लेक्स कर रहा होता है जो सेंडर साइड होती है, और डीमल्टीप्लेक्स कर रहा होता है रिसीवर साइड में. इसके ऊपर हम आगे जाके बड़ी डिटेल में भी बात करेंगे. दूसरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है रिलायबल डेटा ट्रांसफर की. ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमें पता है कि दो तरह के प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं. एक प्रोटोकॉल का नाम UDP है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. दूसरे प्रोटोकॉल का नाम TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. जो UDP है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, वो एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है. लेकिन इसके करस्पॉन्डिंगली एक और जो प्रोटोकॉल है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो एक रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है. तो हम इस चैप्टर के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि मेरे पास अनरिलायबल चैनल के अंदर, जो कि आपने जब डेटा भेजना है तो जो चैनल है वो अनरिलायबल है. अब अनरिलायबल चैनल के अंदर किस तरीके से आप रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र भेज सकते हैं, और वही बेसिक्स होगी TCP के अंदर जो रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है. फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लो कंट्रोल की और कंजेशन कंट्रोल की. कंजेशन कंट्रोल क्या होती है? कंजेशन ये होती है कि जब भी एक नेटवर्क में ट्रैफिक जा रही है और एक ख़ास हद से एक ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो जब इंक्रीज़ कर जाता है तो वो नेटवर्क में एक आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि रोड्स में कार मूव हो रही हैं, ठीक है. लेट से रोड की कैपेसिटी है कि उसके अंदर 100 कार्स मूव हो सकती हैं, ठीक है. मैक्सिमम कार 100 मूव हो सकती हैं. जब 100 कार मूव होंगी तो वो 100% ऑक्यूपाइड होगी, ठीक है. अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास, आप अज्यूम ये कर सकते हो कि अभी इनिशियली लेट से 10 कार रोड में है. जब 10 कार रोड में है तो इसका मतलब है लिंक के अंदर बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे बहुत सारी और गाड़ियाँ आ सकती हैं. तो रोड के अंदर बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे और बहुत सारी गाड़ियाँ आ सकती हैं. अगर मैं यही गाड़ियाँ 10 के बजाय 50 कर दूँ तो आहिस्ता आहिस्ता जो रोड्स होगी उसमें ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी. अगर यही ट्रैफिक मेरे पास बढ़ जाएगी और 80-90 गाड़ियाँ हो जाएंगी तो ट्रैफिक की मूवमेंट और स्लो हो जाएगी और गाड़ियाँ बड़ी लेट अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचेंगी. आप इसको देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक जो कार्स हैं वो पैकेट्स हैं और जो रोड्स हैं वो मेरे पास लिंक्स हैं. तो मेरे पास ये अब एक्चुअली जब गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो ये कंजेशन हो गई है रोड्स के ऊपर, जिसकी वजह से डिलेज इंक्रीज़ कर रही हैं. इसी तरीके से अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क में जो पैकेट्स जा रहे हैं उन जितने लिंक्स हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, इनकी कैपेसिटीज़ हैं. प्रोसेसिंग कैपेसिटी है राउटर्स या स्विच की. लिंक के पास एक कैपेसिटी है कि आपके पास कितनी बैंड का लिंक लगा हुआ है, ठीक है. अगर मेरे पास ट्रैफिक उससे ज़्यादा आ रही है तो वो कंजेशन अकर कर रही है लिंक के ऊपर या नोड के ऊपर जो कि राउटर या स्विच है. हम इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में बात करेंगे. और एक और फ्लो कंट्रोल है. फ्लो कंट्रोल ये है कि मेरे पास इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है कंजेशन कंट्रोल से. फ्लो कंट्रोल ये कहता है कि मेरे पास जो डेस्टिनेशन है, आप पैकेट्स को इस तरह भेजें कि डेस्टिनेशन को आप वो ज़्यादा पैकेट भेज के डेस्टिनेशन के पास स्पेस ही ना हो पैकेट स्टोर करने की, ऐसा ना हो. आप पैकेट इस तरह भेजें कि डेस्टिनेशन के पास स्पेस और वो अपने उस स्पेस में पैकेट को स्टोर कर सके. ये ना हो कि डेस्टिनेशन के पास अगर 10 पैकेट को स्टोर करने की स्पेस थी और मैंने बैक टू बैक 50 पैकेट भेज दिया तो डेस्टिनेशन के पास स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वो ऑब्वियसली डेस्टिनेशन उसको स्टोर नहीं कर सकेगी, ठीक है. तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लो कंट्रोल. ये भी एक्चुअली TCP के अंदर होता है. हम इसको भी मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे. लर्न अबाउट द इंटरनेट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स. हमने बात की है कि एक प्रोटोकॉल है UDP जो कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है. ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, इसमें कोई हैंडशेक नहीं हो रहा होता.
बिटवीन सेंडर और रिसीवर के दरमियान। दूसरा जो प्रोटोकॉल है दैट वी कॉल्ड एज अ टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड, सो इट फॉर्म्स अ थ्री हैंडशेक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो हम लोगों ने कनेक्शन है ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत दफ़ा जगह पे देखा है, इससे पहले मैंने बड़ी जगह पे जिक्र किया है टीसीपी के हैंडशेक का, और जिसमें हम लोगों ने कहा था कि टीसीपी का सिन का पैकेट जाएगा एंड देन सिन प्लस ACK and then reply back with the ACK packet. So it completes a three-way handshake. So we talked about TCP congestion control. We already generalized. Generally we talked about. मैंने generally आपको बता दिया कि congestion control क्या होती है, और हम लोग TCP congestion control को इंशाल्लाह डिटेल में भी देखेंगे. So this is the outline of chapter number 3, which talked about 3.1 up to 3.7. हम लोग ये सारे chapters को सारे article सारे हेडिंग्स को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे जो और स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज की। ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स अ लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन ऐप प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम्स। सो इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल कम्युनिकेशन, देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल कम्युनिकेशन, बट इट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन विच इज़ अ लॉजिकल कनेक्शन। सो दिखाया गया है कि मेरे पास इस तस्वीर में मेरे पास ये एक सेंडर सॉरी इस तस्वीर में दिखाया गया है कि ये एक मेरे पास क्लाइंट है, एक सिस्टम है, एक लैपटॉप है, ये एक सर्वर है। तो मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर इन सब में इसके पास मेरे पास तमाम नेट प्रोटोकॉल स्टैक होगा, इसके पास भी होगा। तो ये एक लॉजिकल एंड टू एंड कनेक्शन बना रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर रन्स इन द एंड सिस्टम्स। रिमेंबर दैट हम लोगों ने बात की थी कि राउटर और स्विच की जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि राउटर जो है वो लेयर 3 डिवाइस है, दैट मीन इट ओपन्स अ पैकेट टिल लेयर 3। और वाइल हम लोगों ने बात की थी स्विच की, तो हम लोगों ने कहा था कि स्विच जो है वो एक लेयर 2 डिवाइस है। लेयर 2 डिवाइस है, इट ओपन्स अ पैकेट टिल लेयर 2 एंड डिसाइड अबाउट द आउटपुट पोर्ट बेस्ड ऑन लेयर 2। इसका मतलब है कि राउटर या स्विच पैकेट को नेटवर्क लेयर से या डेटा लिंक लेयर के ऊपर ओपन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अगर वो राउटर है तो वो नेटवर्क लेयर तक ओपन करेगा, वो स्विच है तो वो डेटा लिंक लेयर तक ओपन करेगा। तो इसका ये मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर तक ओपन नहीं करेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअली रन होती है वो एंड सिस्टम्स के दरमियान चल रही होती है। राउटर या स्विचेस के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होती, ट्रांसपोर्ट लेयर रन्स इन द एंड सिस्टम, जो कि एंड सिस्टम्स हैं उनके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर चल रही होगी। सो इसका मतलब ये है कि जब भी मैंने एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना है तो मुझे ट्रांसपोर्ट लेयर को देखते हुए मैं ये नहीं देखूंगा कि यार मेरे पास बिटवीन सिस्टम्स के अंदर वो कैसे काम कर रहा होगा, उसमें तो काम ही नहीं होना। तो एंड टू एंड यूज़ हो रहा होगा। Send side breaks the app message into small segment, passes to the network layer। अब मेरे पास सेंडर में एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के पास एक बहुत बड़े एक मैसेज है। अब वो उसने मैसेज भेजना है तो उसको क्या करेगा, उसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, और वो सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद वो आगे सेंड कर देगा, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट्स हैं, अगर हम लोग कहें कि मेरे पास पेलोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्लस हेडर ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड अ सेगमेंट। अब जो हेडर हो सकता है वो ईदर इट कैन बी ऑफ UDP और इट कैन बी ऑफ TCP। अब ये सेंडर साइड है, उसने मैसेज लिया और उसको डिफरेंट स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया और भेज दिया। इसका मतलब अब मैसेज मेरे पास डिफरेंट स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड होके अल्टीमेटली पैकेट्स की फॉर्म में सेंडर साइड से, जो कि ये सेंडर साइड है, वहाँ से नेटवर्क में ट्रांसफ़र होगा। रिसीवर साइड में, अब रिसीवर साइड क्या करेगा, वो पैकेट्स जो आ रहे हैं वो डिफरेंट ऑर्डर में आ रहे हैं, एक सेम ऑर्डर में नहीं आ रहे, वो डिफरेंट ऑर्डर में भी आ सकते हैं। हो सकता है कि पहले 10वां पैकेट पहले आ गया और पहला पैकेट उसके बाद आ जाए, फिर दूसरा आ जाए, फिर 5वां आ जाए, फिर तीसरा आ जाए, एंड सो ऑन, और डिफरेंट ऑर्डर में आ सकते हैं। तो रिसीवर साइड क्या करेगी, रीअसेंबल पैकेट करेगी, उनको अपने ऑर्डर में कनेक्ट करेगी। जब वो कनेक्ट हो जाएंगे और उसको फिर एप्लीकेशन लेयर में प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो ये रिसीवर साइड का है। More than one transport layer protocol apps we already talked about TCP and UDP. So transport layer versus network layer. Network layer provides a logical communication between host, okay, whereas transport layer provides a logical communication between processes. Now, अब transport layer जो communication provide कर रही है वो between processes communication provide कर रही है। अब एक होस्ट है जो कि एक एंड सिस्टम है, जैसे ये मेरा एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रही हैं, ठीक है। किसी ने मेरे लैपटॉप में अगर इन नेटवर्क को यूज़ करते हुए पैकेट सेंड करना था तो वो नेटवर्क को यूज़ करते हुए मेरा IP एड्रेस होगा जो कि यूनिक होगा, और उस IP एड्रेस के ऊपर वो डेटा भेज देगा। वो डेटा अल्टीमेटली लेट्स अज्यूम कि वो मेरे सिस्टम में आ गया। नाउ मेरे सिस्टम के अंदर मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रही हैं। लेट्स से मैं इसको गिनवाता हूँ, तो क्रोम चल रहा होगा, ठीक है, फायरफॉक्स चल रहा होगा,
मेरे पास गूगल ड्राइव चल रही होगी, मेरे पास व्हाट्सएप चल रहा होगा, मेरे पास स्काइप चल रहा होगा, मेरे पास अपडेट्स बैकएंड में चल रही होंगी और इसके अलावा भी डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही हैं। अब वो पैकेट बेस्ड अपॉन द आईपी मेरे सिस्टम में तो आ गया, लेकिन वो पैकेट इनमें से किस डिफरेंट एप्लीकेशन को मिलेगा ताकि वो एप्लीकेशन उसको फर्दर डेटा को प्रोसेस करे। तो नाउ द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर अराइव्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली ये जो इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट जो प्रोसेसेस चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर इन प्रोसेसेस की दरमियान, इन प्रोसेसेस को जो कि एक सेंडर साइड में है और प्रोसेसेस जो कि रिसीवर साइड में, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है। जैसे हम लोगों ने नेटवर्क लेयर के अंदर कहा था कि एक एड्रेस होता है जो कि आईपी एड्रेस होता है। सो आपका सिस्टम यूनिकली आइडेंटिफाइड होगा यूजिंग एन आईपी एड्रेस। आप जब पैकेट भेजते हो तो एक सोर्स बन जाएगा, एक डेस्टिनेशन बन जाएगा, और सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान सोर्स आईपी एड्रेस होगा, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हेल्प करेगा पैकेट यूनिकली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। वंस पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, नाउ मतलब अब रोल होगा ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भी एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर डिफरेंट जो भी एप्लीकेशन चल रही हैं, प्रोसेसेस चल रही हैं, वो डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर लिसन कर रहे होते हैं। नाउ अब आप उन पैकेट के अंदर रिसीव पोर्ट देखते हैं कि मेरे पास पोर्ट क्या है, बेस्ड अपॉन पोर्ट इट प्रोवाइड्स अ पैकेट टू रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन। सो जो अब हम पोर्ट को देखने के बाद वो रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन को प्रोवाइड करें, इसका मतलब ये है कि वो रिस्पेक्टिव प्रोसेस को वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है। वो जो प्रोसेस को डेटा प्रोवाइड कर रहा है दैट वी कॉल्ड एज कि अब मेरे पास एक प्रोसेस था जो कि सेंडर साइड में था, उसने डेटा सेंड किया, और जब ये डेटा सेंड करेगा तो मैं एक और वर्ड बोल देता हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। वो सॉकेट ओपन करेगा और सॉकेट के साथ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अटैच करेगा जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो अटैच करेगा, और रिसीवर साइड भी अपने कुछ सॉकेट ओपन करेगी, एक ओपन हो जाएगी और वो भी उसके साथ अटैच करेगी, और डेटा जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो बेस्ड अपॉन पोर्ट वो उस रिस्पेक्टिव सॉकेट को मिल जाएगा और उस सॉकेट के ऊपर लिसन कर रही होगी प्रोसेस, और अल्टीमेटली डेटा उस प्रोसेस को मिल जाएगा। इसके ऊपर हम लोग बाद में जाके भी बड़ी डिटेल में बात करेंगे। सो रिलाइज ऑन इन्हांस्ड नेटवर्क लेयर सर्विसेज। ठीक है, ये आप एग्जांपल प्लीज़ इसको देख लीजिएगा कि जो कि हाउस होल्ड एनोलॉजी की बात कर रही हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर हाउस होल्ड एनोलॉजी को देख रही है। सो इंटरनेट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल रिलायबल इन ऑर्डर डिलीवरी टीसीपी। टीसीपी कहता है कि मैं रिलायबल डिलीवरी होगी और इन ऑर्डर डिलीवरी होगी। वो ये कहता है कि अगर मैंने पैकेट भेज दिए हैं, लेट से मैंने पैकेट डिफरेंट पैकेट सेंडर ने पैकेट रिसीवर को भेजें, तो रिसीवर जो होगा वो पैकेट को ऑर्डर्ड में रिसीव करेगा। ठीक है, वो कैसे करेगा, वो क्या चल रहा होगा, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। एंड इट प्रोवाइड कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड कनेक्शन सेटअप। कंजेशन कंट्रोल की हम लोगों ने बात की थी, इसकी हम लोग बात आगे जाके बड़ी डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक है, फ्लो कंट्रोल की भी हम लोगों ने बात की थी, कनेक्शन सेटअप की हम लोगों ने इससे पहले भी बात की थी, और आज के लेक्चर के अंदर भी थोड़ी बहुत हम लोगों ने इसके ऊपर बात की है, जो कि वो 3-वे हैंडशेक है। सो टीसीपी बेसिकली जो प्रोटोकॉल है वो रिलायबल इन ऑर्डर डिलीवरी है और वो 3 ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वेयर एज इन केस ऑफ यूडीपी विच इज़ एन अनऑर्डर डिलीवरी, इट्स अ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, अनऑर्डर डिलीवरी, और नो फ्रिल्स एक्सटेंशन ऑफ द बेस्ट एफर्ट। ये जस्ट जो आईपी की बेस्ट एफर्ट है, यूडीपी का काम भी यही है। तो हम लोग यूडीपी के ऊपर ब्रस्टी ट्रैफिक भेज सकते हैं, लेकिन हम लोग टीसी के ऊपर इस तरह का काम नहीं बहुत ज़्यादा कर सकते। सर्विसेज नॉट अवेलेबल, डिले गारंटी एंड बैंडविड्थ गारंटी। ये 2 सर्विसेज हैं जो कि अवेलेबल नहीं है कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर वो डिले की गारंटी नहीं कर रहा होगा कि जैसे मैंने लेट्स से अगर इफ़ आई एम मेकिंग अ कॉल और मेरे पास ऑडियो कॉल है या वीडियो कॉल है, तो ऑडियो या वीडियो कॉल एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ को, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा रेट को कहता है कितना डेटा रेट लाजमी होना चाहिए। अगर इससे कम डेटा रेट होगा तो डिलेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, डिले बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस बुरा होना शुरू हो जाएगा। सो ऑडियो या वीडियो के लिए एक मिनिमम डिले एक रिक्वायर्ड होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर कहता है कि मैं इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो आपने अगर ये एट्रीब्यूट करना है तो आप वो यूज़ करें। हम लोग बात आगे जाके करेंगे इसके ऊपर भी, और एक पूरा एक चैप्टर है जो कि इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर रहा है। एंड देयर इज़ अनदर एक ये बैंडविड्थ की बात मैंने कर दी है। डिले है कि मेरे पास आपने पैकेट भेजा है, वो रिसीवर तक पहुंचते वक्त उसको एक ख़ास डिले से ज़्यादा डिले नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर डिले लगेगा तो आपका जो जिटर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स लॉजिकल प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन
between sender and receiver. सो ट्रांसपोर्ट लेयर अब एक और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, जो कि ये बेसिकली चाहे मेरे पास यूडीपी हो या टीसीपी हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर इन जनरल ये सर्विसेज यूडीपी में भी प्रोवाइड करता है और टीसीपी में भी प्रोवाइड कर रहा होता है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास एक सिस्टम के ऊपर मुझे पता है कि एक एंड सिस्टम के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो कि चल रही हैं। ठीक है, लेट से मेरे पास ये एक एप्लीकेशन है जो कि प्रोसेस P3 है, उसने एक ये सॉकेट ओपन की हुई है, ये सॉकेट ओपन की हुई है, जो भी एप्लीकेशन लेयर ने डेटा भेजना है इधर वो सॉकेट के थ्रू भेजेगी। मल्टीप्लेक्सिंग एट द सेंटर, ठीक है, सॉकेट के थ्रू भेजेगी। ये एक सिस्टम दिखाया गया, ये दूसरा सिस्टम दिखाया गया जिसमें दो एप्लीकेशन चल रही हैं, दो प्रोसेसेस हैं, एक P1 है एक P2 है। ये एक और तीसरा सिस्टम दिखाया गया है जिसमें मेरे पास एक प्रोसेस है जो कि P4 है। मल्टीप्लेक्सिंग एट द सेंटर, हैंडल डेटा फ्रॉम मल्टीपल सॉकेट्स, ऐड ट्रांसपोर्ट लेयर, लेटर यूज फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग। यह कह रहा है अगर मेरे पास जो डेटा आ रहा है, अल्टीमेटली इसने जब डेटा सेंड किया है तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास दो एप्लीकेशन चल रही हैं। अब ये दोनों जो एप्लीकेशन का डेटा आ रहा है तो ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लेक्स हो रहा है मल्टीपल सॉकेट्स का एंड ऐड अ ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। मल्टीपल सॉकेट से डेटा आ रहा है और उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर का एक हेडर लग रहा है। ठीक है, अब मल्टीपल सॉकेट से डेटा आ रहा है और ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लग रहा है, या वो टीसीपी का लगेगा या वो यूडीपी का हेडर लगेगा और वो फिर नीचे लेयर को भेजा जाएगा। तो इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल सॉकेट्स हैं, ईच सॉकेट के ऊपर मेरे पास प्रोसेसेस लिसन कर रहे हैं या एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर। तो मेरे पास मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और वहाँ से मेरे पास डेटा आ रहा है और नीचे एक ट्रांसपोर्ट लेयर से पास होकर जा रहा है, तो इट्स कॉल्ड है मल्टीप्लेक्सिंग। लेकिन अगर मैं यही चीज़ देखूँ रिसीवर साइड में, लेट से मेरे पास इसने डेटा इसको भेजा है, यहाँ से डेटा आया है और ये डेटा आ रहा है और ट्रांसपोर्ट लेयर के आने के बाद ये डिसाइड करेगा कि ये डेटा इधर या तो प्रोसेस P1 को मिलेगा और प्रोसेस P1 के ऊपर एक एप्लीकेशन लिसन कर रही होगी, या ये प्रोसेस P2 को मिलेगा और प्रोसेस P2 के ऊपर भी एक एप्लीकेशन लिसन कर रही होगी। तो ये डेटा किसको मिल रहा होगा? यहाँ पे आके अगर आप देखें तो ये एक डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही है कि मेरे पास एक जगह से ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर से आया, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ने आगे किस एप्लीकेशन को देना है, तो ये डीमक्स परफॉर्म कर रहा है। सो मल्टीप्लेक्सिंग होती है सेंडर साइड के ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है आपके पास रिसीवर साइड में। इस केस में मैंने ये दिखाया कि ये एक सेंड कर रहा है डेटा और ये डेटा सेंड कर रहा है, तो ये मल्टीपल प्रोसेसेस से आ रहा है, और जब यही डेटा रिसीव कर रहा है कोई और इसको सेंड कर रहा है तो ये डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। दोनों चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बात कर ली। सो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। How demultiplexing work? Host receives an IP datagram. Each datagram has a source IP address and a destination IP address. ठीक है, मेरे पास होस्ट के पास एक डेटा आया है डेटाग्राम, ठीक है, उसके पास एक IP एड्रेस होगा, सोर्स IP एड्रेस भी होगा, उसमें एक डेस्टिनेशन IP एड्रेस भी होगा, हेडर होगा, उस हेडर के अंदर जो IP लेयर का हेडर होगा उसके अंदर एक फील्ड होगी सोर्स IP एड्रेस की, एक और फील्ड होगी डेस्टिनेशन IP एड्रेस की। ईच डेटाग्राम कैरीज वन ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट। हर एक डेटाग्राम के ऊपर एक ट्रांसपोर्ट लेयर का एक सेगमेंट पड़ा हुआ है जिसको वो एज अ पेलोड में पड़ा हुआ है। ईच सेगमेंट हैज़ अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। जो हर सेगमेंट है उसके पास सोर्स पोर्ट भी होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट भी होगी। सोर्स पोर्ट एक 32 बिट, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ओवरऑल 16 बिट का नंबर है। पोर्ट एड्रेस इज अ 16 बिट नंबर। सोर्स की भी अपनी एक पोर्ट होगी और डेस्टिनेशन की भी पोर्ट होगी, और ये पोर्ट्स फर्दर डिफरेंशिएट हो रही हैं टीसीपी और यूडीपी के अंदर, ठीक है। सो पोर्ट जो एड्रेस है वो 16 बिट का एड्रेस वहाँ पे लगा हुआ है जो कि सोर्स पोर्ट के लिए भी हो सकता है, और एक और है जो कि डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट जो सेंड कर रहा है वो एज अ सोर्स अपनी पोर्ट अटैच करेगा, जो डेस्टिनेशन होगा वो अपनी डेस्टिनेशन पोर्ट अटैच कर रहा होगा, जो डेस्टिनेशन होगी उसकी एक पोर्ट अटैच कर रहा होगा। जैसे हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने बात की थी कि वेल नोन पोर्ट्स हैं जो कि HTTP जो प्रोटोकॉल है वो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर लिसन कर रहा होता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कहते हैं जो कि मेरे पास और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर के, हम लोगों ने वो बात की थी FTP 21 पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा है। इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की बात की थी कि डिफरेंट और जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर लिसन कर रहे हैं। सो ये वो पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पे बात कर रहे हैं। होस्ट चूजेज IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर टू डायरेक्ट सेगमेंट टू अप्रोप्रिएट सॉकेट, ठीक है। आप होस्ट है वो
मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास जो सॉकेट है, जब आप सॉकेट क्रिएट करते हैं तो सॉकेट के साथ आप कुछ एट्रीब्यूट्स अटैच कर देते हैं, और वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? आईपी एड्रेसेस सोर्स और डेस्टिनेशन के, और पोर्ट नंबर्स सोर्स और डेस्टिनेशन के। ठीक है, इसका मतलब ये 4 एट्रीब्यूट्स अटैच कर दिए हैं, और आप जब भी पैकेट रिसीव करते हैं तो आप उस रिसीव पैकेट में ये चारों चीज़ें मैच करते हैं। अगर ये चारों चीज़ें मैच हो जाती हैं तो आप ये उस सॉकेट को पैकेट पकड़ा देते हैं, और वो सॉकेट के ऊपर एक प्रोसेस लिसन कर रहा होता है, वो प्रोसेस उसको एप्लीकेशन को वो पैकेट प्रोवाइड कर देता है। सो होस्ट यूजेस आईपी एड्रेसेस एंड पोर्ट नंबर टू डायरेक्ट द सेगमेंट टू अप्रोप्रिएट सॉकेट। ठीक है, इस फॉर्मेट के हम लोग इसकी बाकी जो अदर हेडर की फील्ड है, आपके ऊपर हम लोग आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये जो 2 फील्ड्स हैं ये टीसीपी के अंदर और यूडीपी के अंदर सेम है, ये चेंज नहीं होती। कनेक्शन ओरिएंटेड डीमक्स, टीसीपी सॉकेट आइडेंटिफाइड बाय 4 टुपल्स। ठीक है, टीसीपी जो सॉकेट है उसको हम लोगों ने बात की 4 टुपल्स हैं, सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट। डीमक्स रिसीव यूजेस ऑल द 4 वैल्यूज टू डायरेक्ट द सेगमेंट टू द अप्रोप्रिएट सॉकेट। ये हम लोग बात अभी कर चुके हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर्वर होस्ट may support many simultaneous TCP sockets, each socket identified by its own tuple. Web server have a different sockets for each connection. A client non-persistent HTTP will have different socket for each request. हम लोगों ने बात की थी कि persistent और नॉन persistent HTTP की। उसमें जो नॉन persistent है उसमें डिफरेंट सॉकेट होगी, हर रिक्वेस्ट के लिए एक डिफरेंट सॉकेट वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ जो सॉकेट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, अब हर सॉकेट को क्रिएट करने के लिए रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब है मोर रिसोर्सेज सर्वर साइड में ऑक्यूपाई हो रही है इन केस ऑफ अ नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी। कनेक्शन ओरिएंटेड डीमक्स। ठीक है, ये अगर बात की कि मेरे पास अगर वो टीसीपी बेस्ड मल्टीप्लेक्सिंग या डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही होगी तो ये उसको दिखाया गया है। 3 सेगमेंट्स ऑल डेस्टिन्ड टू आईपी एड्रेस पी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आपके पास ना 3 होस्ट दिखाए गए हैं। ये एक होस्ट है ए है जिसका एड्रेस ए है, ये एक सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस बी है, ये एक और होस्ट है जिसका आईपी एड्रेस सी है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर इनको नाम दिए गए हैं। ठीक है, इस सर्वर इस सिस्टम का आईपी एड्रेस ए है, इस सर्वर का आईपी एड्रेस बी है, इस होस्ट का आईपी एड्रेस सी है। 3 सेगमेंट्स ऑल डेस्टिन्ड टू आईपी एड्रेस बी। अब ये दिखाया गया कि यहाँ पे एक पैकेट दिखाया गया, जो पैकेट जा रहा है फ्रॉम आईपी एड्रेस ए टू आईपी एड्रेस बी, सोर्स आईपी सोर्स पोर्ट। सोर्स आईपी क्या है? ए से निकल रहा है तो सोर्स आईपी ए लगा हुआ है। सोर्स ने अपनी एक रैंडम पोर्ट क्रिएट की है। पोर्ट हम लोगों ने कहा था कि मेरे पास 16 बिट नंबर है, 16 बिट इज़ 2⁻16। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 2 की पावर 16 तक, विच इज़ 65535 तक कोई भी पोर्ट नंबर हो सकता है। तो ये जो लिया गया है पोर्ट नंबर वो 9157 जो कि इसकी रेंज के अंदर आता है, लेस देन 65535 है और हमेशा 65535 से लेस होगा। तो इस सोर्स ने अब एक पैकेट क्रिएट किए, इसके ऊपर लेट से एक वेब सर्वर चल रहा था, एक HTTP का वेब सर्वर चल रहा था। ठीक है, तो ये इसने एक कनेक्शन बनाया, इसके साथ ऑब्वियसली इसने HTTP को ब्राउजिंग कर रहा था। तो इसने कहा कि मेरे पास IP एड्रेस ये है और इसने अपनी पोर्ट अटैच की, जो कि इसने रैंडमली एक पोर्ट सेलेक्ट की है। ठीक है, लेकिन वो पोर्ट वेल नोन पोर्ट नहीं होंगी। डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो कि B है, और डेस्टिनेशन पोर्ट हमें पता है कि जो HTTP है वो बेसिकली पोर्ट नंबर 80 के ऊपर लिसन कर रहा है। सो ये एक पैकेट के अंदर हम लोगों ने चंद सीधा हेडर की बात की कि मेरे पास सोर्स IP A है, सोर्स पोर्ट रैंडम एक पोर्ट उठा ली, डेस्टिनेशन IP B है और डेस्टिनेशन पोर्ट 80 है। तो जब ये पैकेट आएगा तो वो पैकेट बेसिकली इस P4 प्रोसेस को डिलीवर होगा। ठीक है, अब P4 प्रोसेस ने जब उसका रिप्लाई बैक करेगा, वो पैकेट को रिप्लाई बैक करेगा, तो वो जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन बन जाएंगे, जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स हो जाएगी। तो बेसिकली इसका जो सोर्स IP होगा वो B होगा, सोर्स पोर्ट होगी वो 80 होगी, डेस्टिनेशन IP बेसिकली जो सोर्स IP है वो B है, सोर्स पोर्ट है वो 80 है, डेस्टिनेशन IP A होगा, इसको जा रहा है, और पोर्ट होगी 9157 9157, ये डेस्टिनेशन पोर्ट आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास जो होस्ट सी है, इसने लेट से 2 प्रोसेस चल रहे थे और इसने 2 डिफरेंट कनेक्शन इस्टेब्लिश किए ना। यहाँ पे एक बात है जो कि हमने बड़ी गौर से देखनी है। अब इसने जो पैकेट क्रिएट किया जिसमें मेरे पास सोर्स IP C था, सोर्स पोर्ट 5775 है,
5775 इसने अपनी जो पोर्ट निकाली, डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट 80 है और डेस्टिनेशन आईपी बी है। अगर इसने कोर प्रोसेस क्रिएट किया और उसने जब सेंड किया कोर प्रोसेस के थ्रू, तो उस प्रोसेस के अंदर जो सोर्स पोर्ट होगी वो डिफरेंट होगी, 9157, ठीक है, ये और ये पोर्ट डिफरेंट है। आल्दो ये दोनों पैकेट्स जो आ रहे हैं वो सी से आ रहे हैं और बी के पास जा रहे हैं, लेकिन दोनों की जो सोर्स पोर्ट है वो डिफरेंट है। सो ये दोनों पैकेट डेस्टिनेशन में दो डिफरेंट सॉकेट्स को डिलीवर होंगे और दो डिफरेंट सॉकेट्स को यहाँ पे दिखाया गया कि ये दो डिफरेंट सॉकेट्स को डिलीवर है। एक सॉकेट के ऊपर P5 लिसन कर रहा है, एक सॉकेट के ऊपर P6 लिसन कर रहा है। सो जो पैकेट आए हैं वहाँ पे ये डीमक्स हुआ है और डीमक्स होने के बाद बेस्ड अपॉन दी सॉकेट वो रिस्पेक्टिव प्रोसेस को डिलीवर हो रहा है। Okay, so this is how multiplexing and demultiplexing occur at the transport layer. So now moving on, so now let's start discussing about the article 3.3, which is connectionless UDP. Which is actually UDP is a user datagram protocol. It's a connectionless protocol. So let's talk about what UDP is and what services it is providing in the transport layer. So UDP is actually mentioned in the RFC, which is RFC 768. Okay, so if you want to go into the detail of UDP, it is present in RFC 768, where you can find a lot. Let's see the RFC 768. Where the UDP protocol is mentioned. 768. So this is the RFC document by Internet Engineering Task Force, which actually tells you the detail of the UDP protocol. So if you look into this thing, UDP protocol was this RFC was published on 28 August 1980. So it tells you this is the UDP header. It has the source port, it has the destination port, it has an attribute of length and checksum. Okay. This is a very small header, and then data octets will be watching. So if you want to go into the detail of those things, you can actually read this RFC, where you can find out the detail of this protocol further. However, we will be talking about that protocol in our lecture 2, where we talk about how UDP protocol works and different attributes that I told you about the UDP protocol in the UDP message, UDP header. So UDP is actually the extension. You can say it's a simple best effort delivery method. There's no frills, bare bones internet transport protocol है, simple transport protocol है, best effort services है, UDP segment may be lost. अब जैसे IP एक सर्विस है, IP हम लोग आगे जाके डिटेल में भी ठीक देखेंगे, लेकिन IP एक सर्विस क्या है कि आपने एक IP का पैकेट आपके पास आया, वो आपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। सो IP का पैकेट नेटवर्क के अंदर लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट IP का जो प्रोटोकॉल है वो ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा कि अगर IP का पैकेट नेटवर्क में लॉस हो जाता है तो वो कैसे रिकवर करना है। ये सर्विस एक और लेयर में प्रोवाइड की जा रही है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं UDP को देखूंगा तो UDP भी ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर IP के ऊपर UDP चल रहा है तो इसका मतलब है वो पैकेट लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो UDP कहता है कि मैं ये सर्विसेज बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर रहा। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही UDP के हेडर के अंदर जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी। ठीक है, तो UDP का जो हेडर है वो बिल्कुल सिंपल सा है, उसमें एड्रेसेस हैं, सोर्स एड्रेसेस हैं, डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं, लेंथ है कि पैकेट का साइज कितना है इन टर्म ऑफ बाइट्स, और चेकसम कंप्यूट हो रहा है जो कि सिंपल पैकेट के अंदर एरर को निकाल रहा होगा। हम लोग इसके ऊपर भी डिटेल में देखते हैं। So packets once sent using a UDP protocol, it can get lost in the network. ठीक है, अगर पैकेट लॉस हो गया तो UDP has no concern about it, क्या पैकेट लॉस हो गया, और it can be delivered out of order to the app. UDP को ये भी नहीं पता, पैकेट एक UDP का पैकेट आपने भेजा है जो डेस्टिनेशन तक पहुंचा, अब डेस्टिनेशन में जब पहुंचा है पैकेट के अंदर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि
आपका लेट से मेरे पास एक एप्लीकेशन थी, उसने एप्लीकेशन का डेटा था वो यूडीपी यूज़ कर रही थी टू सेंड दैट एप्लीकेशन डेटा। इट माइट पॉसिबल वो डेटा काफ़ी बड़ा था, तो वो उसने कहा यूडीपी के डिफरेंट लेट से 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में उसने डिवाइड किया और उससे सेंड कर दिया। जब वो 4 डिफरेंट सेगमेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचे, इट माइट पॉसिबल सेगमेंट 1 लेट हो गया, सेगमेंट 2 पहले पहुंच गया, फिर सेगमेंट 1 पहुंच गया, फिर सेगमेंट 3 पहुंच गया, फिर 4 पहुंच गया। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशन के पास नहीं है कि इनमें से पहला सेगमेंट कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था। सो वो जो एप्लीकेशन को डेटा डिलीवर कर रहा होगा वो आउट ऑफ ऑर्डर ही डिलीवर कर देगा। जिस ऑर्डर में डेटा आया वो उसी ऑर्डर में डिलीवर कर देगा और एप्लीकेशन उसको उस डेटा को वैसे ही कंज्यूम कर लेगी। सो यूडीपी डिलीवरी जो डेटा की कर रहा है वो आउट ऑफ ऑर्डर जैसे भी आ रहा है वो वैसे ही डिलीवर कर रहा है। Furthermore, UDP is a connectionless protocol. ठीक है, there is no handshaking between transmitter and receiver, while between the process at the sender and the process at the receiver. कोई handshaking नहीं हो रही। जब handshaking नहीं हो रही तो फिर जो भी डेटा उसके पास आ रहा है इसका मतलब डिलेज ओवरऑल कम से कम लग रहे हैं। ठीक है, हैंड चेकिंग के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, जो भी टाइम उसका जो टाइम मतलब एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था हैंड चेकिंग के अंदर वो नहीं लग रहा होगा। नो हैंड चेकिंग बिटवीन यूडीपी सेंडर एंड रिसीवर, ईच यूडीपी सेगमेंट हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। ठीक है, हर यूडीपी जो सेगमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, वो कहीं किसी भी पाथ को नेटवर्क के अंदर कोई भी पाथ अडॉप्ट करके जा सकता है। अगर यूडीपी इतना ऐसा कुछ है कि मेरे पास कोई चीज़ लॉस्ट भी हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर भी आ सकता है, तो फिर यूडीपी की यूटिलाइजेशन कहाँ पे है? जनरल यूडीपी की यूटिलाइजेशन आपकी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस के ऊपर, जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है। बिकॉज मल्टीमीडिया में अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या आप मूवी देख रहे हैं या आप स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो आप में अगर मेरे पास 1-2 पैकेट लॉस भी हो जाए तो मुझे एक दूसरे की, अगर मैं वीडियो कॉल के ऊपर हूँ या वॉइस कॉल के ऊपर हूँ, तो मुझे उसके अगले की बात समझ आ जाएगी। ठीक है, मुझे उसकी बात समझ आ जाएगी कि वो क्या कहना चाह रहा है या ओवरऑल मैसेज का कंटेंट क्या है। ठीक है, बट लेकिन अगर उसमें डिलेज आ रहे होंगे, अगर आपका वो वेट कर रहा होगा कि जब तक वो पैकेट नहीं आएगा मैं डिलीवर नहीं करूँगा, आउट ऑफ ऑर्डर को और बाकी चीज़ों को वो देख रहा होगा, तो अल्टीमेटली फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका जो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द एंड यूज़र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वंस क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द एंड यूज़र डिस्टर्ब होगा तो आपके पास ना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सिमिलरली डीएनएस या एसएनएमपी प्रोटोकॉल आल्सो यूजेस यूडीपी। ठीक है, डीएनएस का प्रोटोकॉल भी यूडीपी यूज़ कर रहा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, और एसएनएमपी का प्रोटोकॉल भी यूडीपी यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो रिलायबल ट्रांसफ़र ओवर यूडीपी, आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप रिलायबिलिटी ऐड भी कर सकते हैं यूडीपी के ऊपर, ऐड रिलायबिलिटी लेयर, एप्लीकेशन स्पेसिफिक एरर रिकवरी। या अब मैं यूज़ तो कर रहा हूँ यूडीपी को, लेकिन अब आउट ऑफ ऑर्डर को अगर मैंने केयर करना है या रिलायबिलिटी ऐड करनी है एक ख़ास लेयर तक, एक ख़ास, इंस्टेड ऑफ मुझे कंप्लीट रिलायबिलिटी यूज़ करूँ जो कि टीसीपी की है, मैं अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं एप्लीकेशन में ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि एप्लीकेशन जो कि रिलायबिलिटी को मेक श्योर करे कि इसका मतलब लॉस होगा तो एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल होगी अगर उसको रिकवर कराने में, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज द हेडर ऑफ द यूडीपी। इट हैज़ अ सोर्स पोर्ट विच इज़ अ 16-bit नंबर। ठीक है, सोर्स पोर्ट है। इट हैज़ अ डेस्टिनेशन पोर्ट विच इज़ अगेन अ 16-bit नंबर। लेंथ आ रही है, लेंथ इज अगेन अ 16-bit नंबर, एंड लेंथ इज डिफाइंड इन बाइट्स ऑफ यूडीपी सेगमेंट इंक्लूडिंग हेडर। ठीक है, इस कंप्लीट यूडीपी सेगमेंट की लेंथ है इन बाइट्स में कि यार यूडीपी की सेगमेंट की लेंथ क्या है। एंड चेकसम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ न्यू थिंग जो कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है, बट इट इज़ यूज फॉर एरर डिटेक्शन एंड एरर रिकवरी। ठीक है, तो चेकसम एक ऐड है जो कि एरर डिटेक्शन और एरर रिकवरी के ऊपर है। हम लोग भी डिटेल में अगली स्लाइड के ऊपर बात करेंगे कि चेकसम कंप्यूट कैसे होता है, चेकसम का यूटिलाइजेशन कैसी है, और आप एरर डिटेक्शन और एरर रिकवरी चेकसम के थ्रू कैसे कर रहे होते हैं। Why is there a UDP? No connection establishment which can handle a simple no connection state at the sender and the receiver side. अब जब कनेक्शन की, जैसे मेरे पास सिम का पैकेट आया है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, या अभी मेरे पास अभी स्टार्ट हुआ है, इस तरह की कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं हो रही ना सेंडर साइड में ना रिसीवर साइड में, तो कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होंगे। स्मॉल हेडर साइज है, ये आप देख रहे हैं कितने बाइट्स है, 32 बिट्स ना, 32 को 4, 8 4 32, ये 4 बाइट है, 4 4 8 बाइट का इसका हेडर है।
टोटल 8 बाइट का हेडर है। स्मॉल हेडर साइज है, नो कंजेशन कंट्रोल, यूडीपी कैन ब्लास्ट ओवर द एज फास्ट एज कैन। अब जब इसमें कंजेशन कंट्रोल नहीं है, फ्लो कंट्रोल नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है, तो आपकी मर्जी, आपके पास पैकेट आए, आपने पैकेट क्रिएट किया, आप नेटवर्क में भेज सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर एक सेंडर नेटवर्क के रिसोर्सेज को ब्लास्ट करना चाहता है, यूटिलाइज करना चाहता है, फुली यूटिलाइज करना चाहता है, वो यूडीपी यूज करके नेटवर्क के रिसोर्सेज को ब्लास्ट कर सकता है। UDP checksum goal is to detect errors, example flip bits in the transmitted segment. Sender ने डेटा सेंड कर दिया, रिसीवर ने डेटा रिसीव कर दिया। It might possible during the transmission there are some errors. ठीक है, अब errors की डिटेक्शन कैसे होगी? एक स्टेज के ऊपर UDP के अंदर ये checksum ऐड है जो कि एरर की डिटेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, अब वो एक लिमिटेड फॉर्म में एरर की डिटेक्शन कर रहा होता है। अब कैसे कर रहा होता है हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, treat the segment content including the header fields as a sequence of 16-bit integers. आपने क्या किया, ये पूरा सेगमेंट को आपने 16-बिट इंटीजर की फॉर्म में आपने कंसिडर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक 16-बिट इंटीजर है, ये भी एक 16-बिट इंटीजर है, इधर भी 16-बिट इंटीजर, ये भी 16-बिट इंटीजर, ये भी 16-बिट इंटीजर एंड सो ऑन, जितना भी आपके पास पेलोड पड़ा हुआ है। Treat the segment content including the header field as a 16-bit integer. Checksum is the simple checksum, ये जो है ये क्या है, just the addition ones complement of the segment content. आपने इसको ऐड कर दिया और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। जितने भी 16-बिट इंटीजर्स आए हैं आपने उन सबको ऐड किया और आपने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। सेंडर पुट द checksum वैल्यू इनटू द हेडर checksum फील्ड, और जो भी आंसर आया उसको आपने checksum उसमें डाल दिया। रिसीवर साइड क्या करेगा, रिसीवर साइड जो भी मैसेज रिसीव करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आएगा, वो देखेगा कि यूडीपी है, यूडीपी मैसेज है, यूडीपी का checksum देखेगा और कंप्लीट मैसेज का इंक्लूडिंग हेडर checksum कंप्यूट करेगा। checksum कंप्यूट करने के बाद उसको इससे कंपेयर करेगा कि यार ये जो checksum मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैसेज के अंदर, क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं तो कोई एरर नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो देयर मे बी एरर्स। ठीक है, तो इस तरीके से वो देख रहे हैं। दिस इज हाउ checksum इज कंप्यूटेड। लेट्स से आई हैव 2 16-बिट नंबर्स। ठीक है, ये 2 16-बिट नंबर्स हैं, इसको दो को लिया गया 4 4 4 एंड 4। ठीक है, ये मेरे पास आपके पास 2 16-बिट नंबर्स हैं, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। आपके पास जितने भी नंबर्स आएंगे आपने उनको सिंपल ऐड करना है। आपने ऐड किया, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 0, 1 कैरी 1 आ गया एंड सो ऑन। दिस इज द कैरी विच इज कैरी आउट ऑफ द 16-बिट। आपने इस कैरी को जाके रैप अराउंड करना है। रैप अराउंड क्या है कि इस कैरी को उठाएंगे और आप LSB में जाके ऐड कर देंगे। LSB में जब ऐड करेंगे तो इट बिकम 1 + 1 = 0, 1 कैरी, 1 + 1 = 0, 1 कैरी और इधर 1 आ जाएगा और बाकी नंबर एज इट इज आ जाएगा। दिस इज द सम। ठीक है, so we are interested in ones complement of this sum, so you just need to invert this sum। अगर आप इसको इन्वर्ट कर देंगे तो this is your checksum। ठीक है, note that when adding two numbers a carry out from the most significant bit needs to be added in the result। this is how checksum is computed। now once checksum जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो रिसीवर दोबारा यही checksum इसी मेथडोलॉजी से कंप्यूट करेगा और देखेगा कि मेरे पास नंबर्स में एरर है या नहीं है। अगर एरर नहीं है तो ओके, अगर एरर है तो देयर इज एन इशू। Okay, so any confusion, please let me know. We will have a discussion session later. So now let's see UDP protocol in Wireshark. This is the same Wireshark. I just opened the same Wireshark file, which is FTP assignment. And now if I add a filter of UDP, it display all the UDP packets that are present in this. We are not going, we are just focusing and looking into the UDP packets, the header of the UDP protocol. So now let's click on this packet, which is using a UDP transport layer protocol. And if I open this protocol, it says that it's a user datagram protocol. It has a source port which is 6881, and this port is the port of, if I look into this thing, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेरे सिस्टम की पोर्ट है या किसी और सिस्टम की पोर्ट है और ये किसी और सिस्टम से मेरे सिस्टम में पैकेट आ रहा है। By looking into the IP addresses, I can say that this is the IP address of a private IP address, और ये private IP address नहीं है। ठीक है, ये private IP address नहीं है। अगर ये private IP address है तो इसमें ये सोर्स है। अगर ये सोर्स है तो इसका मतलब ये सोर्स पोर्ट मेरी पोर्ट है, मेरे सिस्टम की पोर्ट है और मेरे सिस्टम से पैकेट जा रहा है।
एंड दिस इज द डेस्टिनेशन पोर्ट 35043। आपको हम लोगों ने बात की थी कि पोर्ट नंबर इज आ 16 बिट नंबर। अगर 16 बिट नंबर है वो 2 raised to power 16 विच इज 65535। ठीक है, तो ये है 35,000 है, 65,000 मैक्सिमम पोर्ट हो सकती है। एंड इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ लेंथ इन बाइट्स which includes the packet header plus data and it has a checksum value। ठीक है, दिस इज द checksum value जो कि मेरे पास एक 16 बिट नंबर है। अगर आप देखो ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है 8FBB। ठीक है, इफ़ यू कन्वर्ट इनटू 4 बिट तो ये 16 बिट नंबर है जो कि उसने उसका checksum कंप्यूट किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। सिमिलरली जब भी वो पैकेट आएगा तो वो सेम यही काम होगा। ये मेरे पास एक और आ रहा है, ये अब वहाँ से पैकेट का रिप्लाई बैक आ रहा है एंड सो ऑन। So this is how you can see the header of the UDP protocol in Wireshark.